नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजस्थान में नए पार्टी कार्यालयों के उद्घाटन और शिलान्यास पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, जहां उन्होंने उद्घाटन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि 2014 से पहले भारत भ्रष्टाचारी देश के रूप में देखा जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद दुनिया में भारत का डंका बजा। 2014 से पहले जब कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता भारत के बारे में चर्चा करता था तो वो हमेशा कहता था कि भारत और पाकिस्तान, इस तरीके से वो हमारे बारे में संबोधन करते थे। लेकिन 2014 के बाद, यानी मोदी जी के आने के बाद, भारत भारत है, इसे किसी के साथ जोड़ा नहीं जाता। 2014 के पहले भारत एक भ्रष्टाचारी राज्य के रूप में देखा जाता था दुनिया में। करप्ट स्टेट, करप्ट नेशन, घोटाले पे घोटाला, 2G, 3G, 4G, घोटाले पे घोटाला, लैंड स्कैम, पनडुब्बी स्कैम, पानी के अंदर नहीं छोड़ा, गगन में नहीं छोड़ा, धरती पर नहीं छोड़ा, कोयला स्कैम, अलकतरा स्कैम, एक पर एक घोटाले। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद दुनिया में भारत का डंका बजा और दुनिया में भारत की छाती बनी। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, आज से 2014 के पहले जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता भारत के बारे में चर्चा करता था तो वो हमेशा कहता था इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब हमको दोनों को साथ रख करके ये लड़ने वाले दो देश हैं, ये इंडिया एंड पाकिस्तान। इस तरीके से हमारे को अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हमारे बारे में संबोधन होता था। 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद, इंडिया की चर्चा जब होती है तो इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान कौन हो गया, कोई चर्चा नहीं करता पाकिस्तान को, और भारत से जोड़ना समाप्त हो गया। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला किया है। बीजेपी पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि साहब अब टीवी से उब गए हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको भी सुनवाएंगे। आजकल साहब टीवी से उब गए, मोह भंग हो चुका है, और इसी से नोएडा की फिल्म सिटी में तो धड़ाधड़ दिल टूटते जा रहे हैं। बेचारे इतना चरणवंदन करते थे, साहब उब गए और अब उन्होंने यूट्यूब की तरफ रुख कर लिया है। अब साहब के मंत्रियों का यूट्यूब वाले आकर इंटरव्यू कर रहे हैं। भाई, इंटरव्यू करने की तो स्वतंत्रता कहीं पर भी है, कोई भी इंटरव्यू कर सकता है, कोई कहीं पर इंटरव्यू जाकर दे सकता है। लेकिन ये जो यूट्यूब पर इंटरव्यू किए जा रहे हैं, ये एक आशय से किए जा रहे हैं। मीडिया में पहले गोदी मीडिया बनाया गया, चरण चुंबक बनाए गए, अब यूट्यूब में ही ऐसी चरण चुंबकों की फौज तैयार की जा रही है। तो ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को लाया जा रहा है और ये माई गव के साथ पार्टनरशिप में साहब के मंत्रियों का इंटरव्यू कर रहे हैं। वो इंटरव्यू मंत्रालयों पे कम है, साहब के महिमा मंडन में, और मंत्रियों की खुद के निजी जीवन के बारे में, उनको खाने में क्या अच्छा लगता है, वो चिल आउट कैसे करते हैं, और भाजपा का प्रचार प्रसार तगड़ा हो रहा है इसमें। तो कुछ सवाल हैं जो अपने आप उठ जाते हैं। आप खूब ये सब करिए, लेकिन हमारे पैसे पे मत करिए, ये टैक्स पेयर के पैसे पर मत करिए ये, क्योंकि माई गव ने अभी थोड़े दिनों पहले एक टेंडर निकाला था जिसमें एक एजेंसी नियुक्त होनी थी जो सोशल मीडिया के और यूट्यूब के बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े प्रभावशाली लोगों को माई गव से जोड़े। तो सवाल नंबर 1 कि क्या ये एजेंसी नियुक्त हो गई और क्या ये इंटरव्यू उसके माध्यम से कराए जा रहे हैं। दूसरा, ये एजेंसी क्यों नियुक्त की जा रही है। तीसरा, इस एजेंसी को कितना पैसा दिया जाएगा। चौथा, इन यूट्यूबर्स को डायरेक्टली पैसा दिया जा रहा है। पांचवा, कि क्या पैसा यूट्यूबर्स को डायरेक्टली या देखिए एजेंसी के थ्रू दिया जा रहा है। छठा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भाजपा का प्रोपेगेंडा, मंत्रियों के चाय और चुटकुले के लिए हम पैसा क्यों दें। और अंत में ये इंटरव्यू वाले क्या स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये पैसा लेके किया हुआ प्रचार है और ये प्रेस का कोई इंटरव्यू नहीं है। असल में दिक्कत देखिए क्या हुई ना, जो चरण चुंबक थे मीडिया वाले, उन्होंने ऐसी चापलूसी करी कि उनकी खुद की विश्वसनीयता खत्म हो गई, साख खत्म हो गई, लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। लोगों की आंख खुल गई है, असलियत सबके सामने है, और असलियत यह है कि देश जो है महंगाई से, बेरोजगारी से जूझ रहा है। साहब पता नहीं अपनी ही धुन में मस्त है आजकल।
वहीं रायबरेली की डलमऊ तहसील कोर्ट का अजीबोगरीब वीडियो सामने आया है, जहां पर कोर्ट के भीतर पड़ी मेज पर रखी फाइलों के नीचे नोट बिखरे पड़े हैं। इसका वीडियो बनाकर किसी ने वायरल किया तो जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में डलमऊ एसडीएम को पूरे मामले की जांच के लिए भेजा गया। एसडीएम प्रशासन प्रफुल्ल त्रिपाठी का कहना है कि एसडीएम के जांच रिपोर्ट के बाद पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो आया है जिसमें ऑल्दो वो क्लियर नहीं है कि वो कोर्ट के अंदर का है या कहाँ का है, और उसमें ये देखा गया है कि फाइलों के नीचे कुछ 10, 20, 50 इस तरीके के नोट रखे हुए हैं। वो क्या हैं, कैसे हैं, इसकी जांच के लिए संबंधित एसडीएम को भेजा गया है और उनसे कहा गया है कि शाम तक जांच रिपोर्ट दें। उसके बाद में आगे फिर उस पर जिस तरीके की जांच रिपोर्ट आती है अकॉर्डिंगली उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो आया है जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काफिले को हिंसा की आशंका के चलते मणिपुर पुलिस ने रोक दिया है। राहुल गांधी आज इम्फाल पहुंचने के बाद चुराचांदपुर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन विष्णुपुर के पास पुलिस ने उनका काफिला रोक दिया। इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि मोदी सरकार राहुल गांधी को रोक रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी सरकार राहुल गांधी को राहत शिविरों का दौरा करने और इम्फाल के बाहर लोगों से बातचीत करने से रोक रही है। उन्होंने आगे लिखा कि उनकी 2 दिवसीय मणिपुर यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की भावना के अनुरूप है। प्रधानमंत्री चुप रहना या निष्क्रिय रहना चुन सकते हैं, लेकिन मणिपुर समाज के सभी वर्गों को सुनने और उन्हें राहत देने के राहुल गांधी के प्रयासों को क्यों रोका जाए। वहीं कटनी जिले और आसपास के जिले में लगातार अत्यधिक बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश की वजह से सलैया रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, जिसकी वजह से जिले के दूसरे जिले से संपर्क जो है वो टूट गया है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद रेलवे अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और रेल ट्रैक पर भरे पानी के निकासी का काम शुरू कर दिया गया। बारिश की वजह से जो है पहाड़ का पानी, वहाँ एक छोटा सा पुलिया है, उसके नीचे से जो है पहाड़ का पानी ठीक से निकल नहीं पाया, जिसकी वजह से ट्रैक पे आ गया और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ का मिट्टी जो है थोड़ा हट गया है। तो पानी मिट्टी हटने के कारण गाड़ियाँ सावधानीपूर्वक चलाई जा रही धीरे धीरे। इसमें गाड़ियाँ ट्रैफिक डाइवर्ट तो हुई है 3-4 गाड़ियाँ, मगर गाड़ियाँ सावधानीपूर्वक चलाई जा रही है। वहाँ आती है, खड़ी होती है, उसके बाद फिर वहाँ से रवाना की जाती है, इसलिए थोड़ा विलंबित होकर चल रही है। कोई दुर्घटना तो नहीं? घटना किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां राठ कोतवाली क्षेत्र के रौरा गांव वर्मा नदी में 2 बाइक सवार युवक बह गए। डूबने की वजह से इनकी मौत भी हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रोरो के हैं धर्मराज और ज्ञान सिंह, ये दोनों सुबह 7-8 बजे समथिंग अपने खेतों को पानी निकालने जा रहे थे। तो यहाँ रिपटहा गांव में उसका बहाव बहुत तेज था, तो लग रहा था निकल जाएंगे, लेकिन दोनों बाइक से थे तो बह गए। हमने उनको वहाँ, कुछ लोग यहाँ मछलियारी वगैरह कुछ लोग यहाँ खड़े थे, तो उनने जाके वहाँ दोनों बहकर वहाँ जाके पकड़ा। तो जैसे उनको पकड़ के रात CHC ले जाने के लिए ले गए तो रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। और दोनों युवक अपने खेतों को पानी निकालने जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। रोरो के हैं धर्मराज। वहीं गोरखपुर में ईद उल जुहा का त्यौहार मस्जिदों में नमाज पढ़कर मुस्लिम समुदाय बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। उनकी तरफ से एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद भी दी गई। जिले के सभी मुस्लिम समुदाय
के इलाकों में मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई और खुशी खुशी त्यौहार को मनाया गया। वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन भी त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए लोगों से अपील भी कर रहा था और जो भी त्यौहार में झगड़ा दंगा करने की कोशिश करेगा उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, ये पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया। वहीं मुस्लिम समुदाय ने हजारों की संख्या में शहर के सबसे बड़े घंटाघर मस्जिद में ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया। आज मुस्लिम भाइयों का ईद उल अजहा बकरीद बहुत ही पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार पर हम अपने मुस्लिम भाइयों को गोरखपुर 64 सदर लोकसभा क्षेत्र व समस्त देशवासियों में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि ये त्याग और बलिदान का त्यौहार है और जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनका इस देश में बहुत ही त्याग और बलिदान का इतिहास रहा है। आज हम सभी से अपील करना चाहते हैं कि पूरे सदर लोकसभा और पूरे देश और गोरखपुर जनपद में सभी जगहों पे अल्पसंख्यक भाई, हमारे मुस्लिम भाई शांति और भाईचारे के साथ इस त्यौहार को। वहीं सहारनपुर के देवबंद में अज्ञात हमलावरों ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला किया जिसमें वो बाल बाल बच गए। हमलावरों ने उनकी कार पर फायरिंग की जिसमें एक गोली उनकी कमर के पास छूकर निकल गई। चंद्रशेखर का सहारनपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसी बीच पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने अस्पताल में जाकर उनसे मुलाकात की। पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। इस दौरान उनके साथ कुछ और समर्थक भी थे। बजरंग पुनिया ने चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर निशाना साधा और कहा कि जो सच के लिए लड़ रहा है उसके ही साथ ऐसा हो रहा है। हर समाज के लोग आज उनके साथ खड़े हुए हैं। चंद्रशेखर भाई हर आंदोलन के लिए आगे आए हैं। वहीं भीम आर्मी के नेता और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का ताजा हेल्थ अपडेट सामने आया है। सहारनपुर के सीएमएस डॉक्टर रतनपाल सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने कहा कि हमने डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और तमाम चेकअप किए हैं। पेट के अंदर ना कोई गोली है और ना ही कोई छर्रा है। घबराने की कोई बात नहीं है। बुधवार को चंद्रशेखर पर फायरिंग हुई थी जिसमें गोली उनकी कमर को छूते हुए निकल गई थी। हाँ, मैं आपसे अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें। जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी है, हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप शांति, मैं ठीक हूँ, बस आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें। मेरी बात को मानिए, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट, आप शांति बनाए रखें। यही हाँ, कल एक त्यौहार भी है और देखो सब लोगों को उत्साह है अपने त्यौहार के प्रति। मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी बात को मानिए, आप बस शांति बनाए रखें। कुदरत का आशीर्वाद है, अभी नहीं मुझे कुछ होने वाला, मैं स्वस्थ। हाँ, मैं आपसे अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें। जो मैं वहीं जम्मू कश्मीर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सभी लोगों को ईद उल जुहा की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि अल्लाह हमारे सभी गुनाहों को माफ करे और जम्मू कश्मीर अभी जिस दौर से गुजर रहा है उससे जल्द बाहर निकाले। हम अपनी तरफ से सारे जो अहले इस्लाम हैं उनको इस ईद की मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो कुर्बानी दी सब लोगों ने इस वक्त इस ईद के मौके पे उसको कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और जिस मुश्किलात में जम्मू कश्मीर इस वक्त फंसा हुआ है इस मुश्किल दौर से हमें बाइज्जत तरीके से बाहर निकालें। चलिए हम अपनी तरफ से वहीं कन्नौज में पुलिस की लापरवाही का एक और उदाहरण देखने को मिला है, जहां पुलिस महज 200 मीटर की दूरी पर पहरा कर रही थी और दूसरी तरफ एक घर लूट लिया गया और देर रात बदमाशों ने घर में
खूब तांडव किया। 10 नकाबपोश बदमाश घर के अंदर घुसे और तमंचे की नोक पर परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया। फिर 2 घंटे तक घर में लूटपाट करते रहे। लूटपाट की ये घटना जो है वो सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गई। आपको बता दें कि बेखौफ बदमाश लाखों रुपए चोरी करके यूसुफपुर भगवान मोहल्ले से आराम से फरार हो गए। हमारे यहाँ रात में डकैती पड़ी। एक करीब 10-12 बदमाश घुसे हैं घर में, दरवाज़ा तोड़ के। बाहर सीसीटीवी कैमरे में कैद है उनकी तस्वीर। क्या घटना का अंजाम दिया, किस तरीके से? हम लोगों को सबको किडनैप करके कमरे में लॉक कर दिया। एक बदमाश हथियार लेके हम लोगों को रखाया रहा, बोलता रहा कि अगर आपने आवाज़ लगाई या शोर मचाया तो सबको हम गोली मार देंगे, हमें चाबियां दे दो और हम जो अपना काम कर रहे हैं हमको करने दो। हमारे वहीं बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नारौरा पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर चोरी की 14 बाइकें भी बरामद की हैं। पकड़े गए चोर दूसरे राज्यों में चोरी करके बाइक को यूपी में बेचते थे। जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाने के तहत चलाए गए अभियान में थाना नरौरा पुलिस के द्वारा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को पकड़ा गया है, जिनसे 14 मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा बरामद हुई है। 3 अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए, जिनके खिलाफ काफ़ी मुकदमे लिखे हुए हैं बुलंदशहर में। वहीं गोरखपुर के दीवानी न्यायालय में पेशी पर आए कैदी ने ब्लेड से गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मौके पर कैंट पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कैदी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक सूर्यकुंड निवासी बंटी मर्डर केस में जेल में बंद कैदी का दीवानी न्यायालय में पेशी था। इसी दौरान दीवानी न्यायालय परिसर में कैदी ने ब्लेड से गला रेतकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर पुलिस प्रशासन ने उसको पकड़कर जिला अस्पताल ले जाकर इलाज कराया। फिलहाल घायल की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। हमारा भाई है, वो आया था पेशी पे छूटने खातिर, अपना गला और हाथ काट लिया। कह रहा तुम लोग छोड़ा नहीं रही हो। हम लोग छोड़ा रहे हैं तो वकील साहब कह रहे हैं कि 3-4 दिन बाद छूट जाएगा। तो 14 महीना हो गया तो घबरा रहा है कि छूट नहीं रहे। कैसे गला काटा, क्या पाया? अब पता नहीं, हम लोग तो नीचे थे, वो लाकअप में था ऊपर, वो कचहरी में नहीं जो लाकअप होता है उतना ऊपर था, हम लोग तो नीचे थे। अब हम क्या। वहीं मुरादाबाद जिले की बिलारी नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाले आइडिया ग्राउंड में इस नुमाइश का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में दुकानें लगी हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात की जाए बच्चों के झूले भी नुमाइश में नजर आए। शेफाली सिंह ने बताया कि नुमाइश युवाओं को नई सीख और जागरूकता उनके बीच पैदा करती है। देखिए, गर्मियों की छुट्टियां हुई, कल से ईद का त्यौहार भी है और आजकल जैसे कहते हैं ना, एक मोबाइल का ज़माना आ गया है, तो बच्चे बाहर नहीं निकलना चाहते, मैदानों में नहीं निकलना चाहते। इस तरीके से ये जो मेले होते हैं, जो प्रदर्शनियां होती हैं, ये हमारी संस्कृति से और हमारी धरती से हमारे बच्चों को जुड़ा के रखती हैं। इसमें बच्चे बाहर निकल रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, झूलों का आनंद लेते हैं। आसपास का रोजगार बढ़ता है जब हम लोकल ही जब खरीदारी होती है, लोकल मेले में जाते हैं, छोटी मोटी चीज़ें खरीदने के बहाने से ही सही अपने रोजगार का वो होता है। नहीं तो आजकल तो ज़माना हो गया कि ऑनलाइन मंगाओ, ऑनलाइन दे दो। लेकिन हमें ये प्रदर्शनियों को, मेलों को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, तभी हमारा लोकल रोजगार, लोकल वो बढ़े। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं की बैठक के बाद टीएस देव सिंह को छत्तीसगढ़ सरकार में नई जिम्मेदारी मिली है। टीएस सिंह देव को छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिली है। डिप्टी सीएम बनने के बाद रायपुर हवाई अड्डे पर पहुंचे टीएस सिंह देव ने कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है और सबसे जरूरी है कि मिल के साथ सब कोई को चलना है। छत्तीसगढ़ की पहचान जो बनी है उसे और प्रगाढ़ते रहना है और लोगों ने जो विश्वास 2018 में दिया था उसके लिए पहल करना है कि दोबारा हम लोगों को वो विश्वास मिल सके। अगले चुनाव में चेहरा क्या माना जाएगी? 2023 में सरकार बनती है, 2023 में चेहरा इसमें सरकार बनेगी, टीएस बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या चेहरा रहेगा? जो जिम्मेदारी मिलेगी
मैंने कभी 2.5 साल की चर्चा नहीं की, आप लोगों ने की थी। मैं आप लोगों का आभार भी। वहीं ईद उल जुहा के मुबारक मौके पर घनौर मस्जिद में नमाज अता की गई। इस मौके पर प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा शिरोमणि अकाली दल के दिग्गज नेता विशेष तौर पर घनौरा के मस्जिद पहुंचे और मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। इस समय उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि देश में सभी धर्म मजहब के लोग एकजुट होकर रह रहे हैं और एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होकर भाईचारे को और बढ़ा रहे हैं। ਅੱਜ ਘਨੌਰ ਦੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮੁਹੱਦਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਜੈਦਾਰ ਸਾਜੈਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਐਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲਾਚੜੂ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੇ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੁਹੱਦਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਪਿਆਰ ਰਹੇ और एक दूजे का इतफाक रहे, खुशियाँ रहन, खुशहाली रहे और मैं समझदा तंदुरुस्तियाँ रहन। और अल्लाह के दुआ ही आ कि आने वाला ईद मुबारक दिहाड़ा जिहड़ा है असीं इसे तरह खुशियाँ ते चावां नाल मनाइए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता पर दिए बयान के बाद से देश में मुद्दा बन गया है, ये विषय बन गया है। आपको बता दें कि विपक्ष जहां इसके विरोध में लामबंद है तो वहीं बीजेपी इसे देश में लागू करने की बात कर रही है। इसी बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का यूसीसी पर बयान सामने आया है। मेघवाल ने कहा कि इस विषय पर सभी को 13 जुलाई तक का इंतजार करने की जरूरत है। दरअसल मेघवाल मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी बीच एक पत्रकार ने जब उनसे यूसीसी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर सब साफ हो जाएगा। वो कहता है मेरे लिए वो गुरु है और वो गुरु का अर्थ भी समझाता है। वो कहता है गु मने अंधेरा, रू मने प्रकाश, जो अंधेरे में प्रकाश करे वो गुरु होता है। मेरे देश में तो अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था, अगर किसी ने प्रकाश किया तो नरेंद्र मोदी किया, मोदी जी ने किया, इसलिए वो मेरे लिए गुरु है। तो ये कालखंड है जी भारत का, जिसमें दूसरे देशों के लोग किस तरह से नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हैं। अभी अमेरिका का यात्रा आपने देखी होगी, 3 दिन तक यूएस के राष्ट्रपति 3 दिन तक जो भी प्रोग्राम हो उसमें साथ। ये कितनी बढ़ती हुई भारत की ताकत है जी, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। तो ये कुछ चीजें थी जिसके कारण मैं कह सकता हूं कि 100 से ज्यादा योजनाएं, मैं सारी योजनाओं का जिक्र नहीं करूंगा, आपको मोटी बात करूंगा। स्केल बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, 2 लाख करोड़ रुपए करीब करीब भारत के ऐसे ही जाते थे। कोई आदमी है, नौकरी लगाई नहीं, आदमी है ही नहीं गांव में, नौकरी लग गया, तनख्वाह ले रहा है, उसके बाद डेथ हो गई। हमने एक ऐसा आदमी पकड़ा, डेथ हो गई, कंपनसेट नियुक्ति का पत्र आया, तब तक हमारे पास आधार इनेबलिंग प्रोविजन आ गया। हमने जांच कराई कि वो आदमी था ही नहीं उस गांव में, और लेकिन नौकरी कर गया। जो आगे हमारे जो गरीब लोग हैं, जिनको नीडी लोग हैं, उनके काम आएगा योजना बना करके। इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो कार्यक्रम 30 मई से 30 जून तक हाथ में लिया है, उसका एक पर्पज है सेवा, दूसरा पर्पज है सुशासन और तीसरा पर्सन है गरीब कल्याण। ये तीनों पे आधारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं। जैसे अब मातृ वंदना कर, एक छोटी स्कीम है, कोई बड़ी स्कीम नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की कि हमारे देश में बच्चे अंडरवेट क्यों पैदा होते हैं। तो पता लगा कि गर्भ में पोषण मां से मिलता है, अगर मां को पूरा पोषण नहीं मिला तो वो बच्चा अंडरवेट पैदा हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने उसके मातृ वंदना योजना चला करके उसके खाते में 5,000 रुपए डाले और ये कहा कि ये उसी के लिए है, इसको पोषण के लिए। तो बच्चे अंडरवेट पैदा नहीं होंगे तो हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की जो कल्पना है उसको पूरा कर पाएंगे। ऐसे में कई योजनाएं गिना सकता हूं। तो लेकिन सोच बहुत नवाचार के साथ, नोवल देश, कंट्री हमारी फर्स्ट, नेशन प्रथम, इसके आधार पर ये सारी योजनाएं चलाई है। आज का हमारा जो प्रेस वार्ता करने का जो पर्पज था वो 9 साल बेमिसाल है, यही था। इस